गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग समाधान सीरीज में बात करने वाले हैं करेंट इनसाइट में, जिसमें आप लोगों को क्यूज के तौर पर 1 से लेकर 31 जनवरी के क्वेश्चन को प्रश्नों को शामिल किया गया, जिसमें हम लोग सीधी बात करेंगे, नो बकवास, पढ़े वही जो एग्जाम में आता है। यह आज चौथा डे है जिस पर हम लोग आज आपके सामने है। यह सीरीज आप लोगों के लिए लाया गया जिसमें आप अभी तक जितने भी चीज़ों को पढ़ रखे हैं पहले से, उसमें रिवीजन के मोड से और आपको बूस्ट करने के मकसद से लाया गया। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए, ये आपको समाधान सीरीज के तहत किया क्या जा रहा है। इसमें जो बीपीएससी के मुख्य जीएस परीक्षा विषय है उसका संक्षिप्त विश्लेषण किया जा रहा है। विश्लेषण आधारित एमसीक्यू क्विज कराया जा रहा है, जो आपको करंट इंसाइट और जीएस इंसाइट के तौर पर आपको देखने को मिलते हैं। हम लोग हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, बिहार, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से संबंधित 140 प्रश्नों पर विशेष बल दे रहे हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हमसे जुड़ने के लिए आप इस बार कोड का स्कैन कर सकते हैं। हम विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है, जिसमें आप लोग व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल भी शामिल है। तो आप हमारा वेबसाइट यूज कर सकते हैं इसी तरह इस बार कोड को स्कैन करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए आगे हम प्रश्नों के तौर पर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, श्रेष्ठ जो योजना है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस प्रकार के प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। श्रेष्ठ स्कीम जो है हैज बीन लॉन्च्ड विच ऑफ फ्लोइंग मिनिस्ट्री। अब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, बाल और महिला विकास मंत्रालय की, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन आपको सी होगा, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। अगर हम इसके कुछ संदर्भों को समझे तो समझिएगा कि यह योजना जो है, जो श्रेष्ठ योजना है, वो क्या करता है, शिक्षा जो है, शिक्षा क्षेत्र में आपको बेहतरी के लिए काम करने के लिए बात करता है। जहाँ छात्रों का हाई स्कूल जो होता है, हाई स्कूल में छात्रों के लिए छात्रों के लिए क्या कराता है, आवासीय शिक्षा योजना के तौर पर इसे हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इस योजना के तहत आपको आयु वर्ग याद रखना है, 9 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के CBSE से संबद्ध जो स्कूल होंगे, निजी स्कूल, उसके संदर्भ में बात करता है, प्रवेश दिया जाएगा। ये सब बातें होती है। इस योजना के लिए ध्यान रखिए कुछ पात्रता भी निर्धारित की गई है, जिसमें आपको कुछ की फैक्ट याद रखना है। जैसे आपको श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय शुरू करता है हाई स्कूल के लिए आवासीय शिक्षा योजना के तौर पर इसे हम जानते हैं। मूल उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में बच्चों की उच्च गुणवत्ता की बात करना है। अनुसूचित जाति के लोगों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति में उत्थान की बात करता है। 9 से 11 वर्ष के प्रवेश की बात करता है बच्चों की, जो सीबीएसई से संबद्ध निजी स्कूल होंगे। उसी तरह अनुसूचित जाति के छात्र जो वर्तमान में इसकी पात्रता की हम बात करें तो 8वीं और 9वीं कक्षा के पढ़ रहे हो और योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र, और 2.5 लाख से तक की वार्षिक आय वाले, हाशिए पर रहने वाले जो अनुसूचित जाति समुदाय के छात्र हैं, उनके गार्जियन हैं, आय वर्ग के बच्चों को क्या किया जाएगा, इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण योजना के तौर पर जाना जाता है। अगर दूसरे प्रश्न पर हम आए तो देखने का प्रयास कीजिएगा कि प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने के स्मार्ट ऐप एप्लीकेशन लॉन्च किया। देखिए, इस प्रकार के एप्लीकेशन, पोर्टल या इस तरीके का जो भी आपको योजना होता है, जो नवाचारी योजना होता है, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी आज रिसेंटली लॉन्च बाय के स्मार्ट ऐप एप्लीकेशन। तो ऑप्शन है कर्नाटका, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है आसाम। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर केरला होगा। कुछ प्रश्न आपको प्रश्न के तौर पर मैं पूछूं तो बताइए, कर्नाटक के आपको सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, केरला के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, और जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है, और आसाम के गवर्नर सीएम कौन है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर दीजिएगा। ये सब चीजें खुद से भी किया जा सकता है, और ताकि हम और भी चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दे सके। अगर हम बात करें इसी के तहत, तो के स्मार्ट है क्या? के स्मार्ट एक्चुअली ध्यान रखिएगा, एक केरल प्रशासनिक सुधार परिवर्तन कार्यक्रम है। परिवर्तन कार्यक्रम के तौर पर या प्रबंधन के तौर पर क्या करेगा, काम करेगा। क्या काम करेगा? यह करेगा त्रिस्तरीय जो हमारा स्थानीय स्व सरकारी संस्थाएं हैं उसके लिए, अर्थात त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था के लिए
एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म देगा। तो यह इंपॉर्टेंट है। तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए की स्मार्ट को कॉन्सेप्ट लाया गया केरला में, यह याद रखना है। अगर इसके कुछ की फैक्ट की बात करें तो ध्यान रखिए, केरल प्रशासनिक आपको सुधार और परिवर्तन प्रबंधन हेतु आपको के स्मार्ट लाया गया है, जिसमें केरला सॉल्यूशन और जो मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, एप्लीकेशन लॉन्च करता है, जो त्रिस्तरीय स्थानीय क्या है 100 सरकारी संस्थाओं के सभी सेवाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, अर्थात इंटीग्रेटेड करेगा आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर। अगर हम उसके उद्देश्यों के डिजिटल अंतराल की बात करें, इसे पाटेगा, क्या करेगा, वास्तविक दौर की आवश्यकता को समाप्त करने लाभ देगा, अर्थात ई प्रशासन को लाएगा। के स्मार्ट क्या करेगा, ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, GIS, चैटबॉट, मशीन लर्निंग, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग जैसे अत्याधुनिक विषयों की एक श्रृंखला के तौर पर लाएगा। तो कहने का मतलब प्रशासनिक जो स्थानीय प्रशासन है उसको क्या करेगा, डिजिटल रूप देगा, जो आपको क्या करेगा, आने वाले समय में केरल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से नवाचारी काम करेगा। तीसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं, डेजर्ट साइक्लोन। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, इस प्रकार से प्रश्न आपको एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? डेजर्ट साइक्लोन वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच ऑफ द टू कंट्रीज? इंडिया, यूनाइटेड अरब अमीरात जिसे UAE कहते हैं, इंडिया ओमान, इंडिया नेपाल, इंडिया यहाँ पर इंडिया और USA कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, सपोर्ट करने की आवश्यकता है, इंडिया और USA। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, इंडिया एंड UAE के द्वारा यह आयोजन कराया गया था। अब इसका आयोजन कब हुआ, तो याद रखना है 2 से 15 जनवरी के बीच कराया गया था। कहाँ कराया गया था यह भी आपको याद रखना है, ये संयुक्त अभ्यास के तौर पर, क्योंकि 2 देश इसमें शामिल है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, यह याद रखना है, राजस्थान में किया गया। तो इसका मतलब भारत में हुआ है इस बार। तो अगला जो होगा वो कहाँ होगा, आपको UAE में कराया जाएगा। तो यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यह भी आप लोग को याद रखना है। अब ध्यान रखिएगा, आबू धाबी अर्थात लगातार इसके सहयोग की बात करता है। अगर इसके अतिरिक्त कुछ और भी हम युद्धाभ्यास की बात करें, जिसमें हम डेजर्ट सहयोग काइजिन की बात कर ले, जो आपको भारत और जापान के बीच होता है, इसी तरीके से बहुत से आपको युद्धाभ्यास कराए जाते हैं भारत के द्वारा। तो इसी के क्रम में आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे डेजर्ट साइक्लोन कब हुआ था, आपको 2024 में 2 से 15 जनवरी के बीच हुआ था। इसी तरीके से आपको यह प्रदर्शनी लगाई जाती है, द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी भी नियमित भागीदार के तौर पर शामिल होता है। कुछ महत्वपूर्ण साइक्लोन उसका नाम 2024 में है, जैसे खंजर आपको युद्धाभ्यास जनवरी-फरवरी 2024 में भारत और किर्गिस्तान के बीच हिमाचल प्रदेश में हुआ था। एक्सरसाइज साइक्लोन 2 जनवरी 2024 में भारत मिस्र के बीच थल सेना का ही या मिस्र में हुआ था। सहयोग काइजिन आपको भारत और जापान के बीच हुआ, चेन्नई तट पर हुआ। अद्वितीय आपको जनवरी 2024 में भारत और थाईलैंड के बीच हिंद महासागर में हुआ। इसी तरीके से बहुत से आपको यहाँ पर लिस्ट दिए गए, तो क्या करना है, इस लिस्ट को एक बार याद कर लेना है। इससे बाहर आपका कोई भी आपको युद्धाभ्यास नहीं होगा, जो 2024 में अभी तक हो चुके हैं, जुलाई अगस्त तक। हम चीजों को और भी आगे देख लें। थोड़ा सा शिव शक्ति अभ्यास याद रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच, जो आपको उमरोई मेघालय में हुआ है। तो याद रखना है इसको। दोस्ती का 16वां संस्करण भारत, श्रीलंका, मालदीव के बीच हुआ है। जो तट रक्षक आपको त्रिपक्षीय अभ्यास है, मालदीव के तट पर हुआ है। अब मैत्री 13वां संस्करण कब हुआ है, भारत और थाईलैंड के बीच, ताक्स प्रांत थाईलैंड में हुआ है। अगर हम नॉमडेक की बात करें, नॉमडेक एलिफेंट की बात करें, तो यह भारत और मंगोलिया के बीच होता है, उमरोई मेघालय में हुआ है। तो इस तरीके से मेघालय महत्वपूर्ण है, जहां पर आपको हाल ही में आपको बहुत से युद्धाभ्यास कराए गए। धर्म गार्जियन अभ्यास 5वां संस्करण याद रखिएगा, मार्च 2024 में भारत और जापान के बीच राजस्थान में आयोजित किया गया। मिलन की बात करें तो मिलन अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जिसमें नौसेना शामिल होती है, विशाखापट्टनम में हुआ है। तो इस तरीके से आपको चीजों को याद रखने। चलिए आगे हम बात करेंगे, चौथे नंबर प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत कब तक भारत से सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लक्ष्य जब निर्धारित किए जाते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्लियर है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगर हम बात करें अंडर द नेशनल मिशन ऑफ, जो मिशन क्या करना, सिकल सेल एनीमिया, कब तक हम इसे क्या करेंगे, लक्ष्य समाप्त करने का रखा है? 2027 तक, 2035, 2047, 2050। तो सही उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। सही उत्तर है 2047 आपका है।
जब भारत अपनी आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, उस साल इसे लक्ष्य रखा गया है कि इसे क्या करना है, समाप्त कर देना। इसके तहत ध्यान रखिएगा हम क्या किए, सिकल सेल एनीमिया 2023 के तहत ध्यान रखिएगा इसको लक्ष्य निर्धारित किए हैं 2047 तक इसे समाप्त कर देने का। इस साल चर्चा में क्यों था, ध्यान रखिएगा 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ लोगों को अधिक जांच की गई थी इसके तहत। आइए जनवरी में आपको 1 करोड़ से अधिक लोगों की क्या किए, सिकल सेल से संबंधित एनीमिया की जांच की गई थी। आप इसलिए न्यूज में आ गया था, जिसके कारण आपको ये चीजें होती है। और ये एक प्रकार सिकल सेल क्या, एक प्रकार का अनुवांशिक बीमारी है, ध्यान, वंशानुगत है या अनुवांशिक बीमारी भी हम इसे कहते हैं, जो डीएनए फॉर्मेशन की बात करता है। एक डीएनए से दूसरे डीएनए से तीसरे डीएनए में ट्रांसफर होता है। जो हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन की कमी, लाल रक्त जो होता है उसकी कमी के कारण होता है, उसमें विसंगति के कारण होता है। चलिए आगे हम इसके कुछ की फैक्ट को देख ले तो ध्यान रखिएगा कि जैसे आपको 1 करोड़ लोगों को क्या किया गया, जांच किया गया है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत। इस एससीडी के 2023 में शुरू किए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का 2047 तक इसे सिकल सेल एनीमिया समाप्त करने का लक्ष्य रहता है। एसडी क्या है, एक वंशानुगत आपको लाल रक्त विकारों का समूह है, जिस रोग में हीमोग्लोबिन में विसंगति आ जाती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है, ऑक्सीजन में परिवहन करता है, इसलिए यह बीमारी बहुत ही घातक हो जाती है। एससीडी क्या करता है, लाल रक्त कोशिकाएं कठोर चिपचिपी हो जाती है और सी आकार के कृषि उपकरण के तरह दिखती है, जिसे सिकल कहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए नोट, बीमारी की जांच और प्रबंधन के लिए चुनौतियां निपटने के लिए मध्य प्रदेश ने राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी आपको मिशन चलाया। तो आपको यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किस राज्य सरकार द्वारा आपको स्टेट हीमोग्लोबिनोपैथ आपको मिशन चलाया है। तो ये सब चीजें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन के तौर पर है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की 193वीं जयंती मनाई गई आपको इस वर्ष, है ना, यही प्रश्न है। तो यहाँ पर एनिवर्सरी मनाई जा रही है 193 आपको मनाई जा रही है एनिवर्सरी के तौर पर। सबसे पहला है सावित्री बाई फुले है, महात्मा गांधी है, रानी वेणु नचियार है और पंडित रमाबाई है। तो आपको बताना है इसमें सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर आपको होगा सावित्री बाई फुले। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आपको महिला उत्थान के क्षेत्र में बहुत ही काम किए हैं सावित्री बाई फुले। आपको याद रखना है कि इनके जयंती इनका कब हुआ, 3 जनवरी आपको 1831 में इनका जन्म हुआ। यह 19वीं सदी में एक सुधारक के तौर पर जाने जाते हैं और खासकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में। इनका जन्म कहाँ हुआ, यह भी आपसे पूछ सकता है। जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में हुआ है। अब है कि इनके द्वारा क्या किया गया है कि बहुत से महिलाओं के शिक्षा उत्थान के लिए योजनाओं को लाया गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान उसके लिए क्या किया गया, आपको इसके लिए कार्य गतिविधियां किया गया, आवासीय स्कूल खोले गए। इस प्रकार से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम बात करते हैं सावित्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनके जयंती पर 3 जनवरी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 19वीं सदी के प्रमुख सुधारक में महिला शिक्षा में काम किया। जन्म इनका माली समुदाय महाराष्ट्र में है। 9 वर्ष की आयु में 13 वर्षीय ज्योतिबा फुले का विवाह भारत के सामाजिक और शैक्षणिक इतिहास का असाधारण युग्म था। काव्या फुले 1854, 52 काशी सुबोध रत्नाकर का उनके द्वारा प्रकाशन किया गया। वर्ष 1882 महिलाओं के अधिकार जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत की। यह बहुत है, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, महिला सेवा मंडल की शुरुआत कब की गई थी। वंचित समुदाय के लिए गो गेट एजुकेशन कविता की रचना की। आपको गो गेट एजुकेशन याद रखना है, आपको किनके द्वारा रचित की गई थी, यही ज्योतिबा फुले थी। इनकी मृत्यु 1890 में। सत्यशोधक समाज को आगे बढ़ाया। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री रानी चलिए प्रधानमंत्री जो भारत के हैं उनके रानी वेलु नाचियार 3 जनवरी 1730 में और 25 दिसंबर 1976 इनकी मृत्यु हो गई। उनकी जयंती के भी श्रद्धांजलि 3 जनवरी को इनका भी एक जन्मदिन था, जन्म दिवस था। रानी वेचुयार क्या थी, वीर मंगई नाम से जाना जाता था इनको। और तमिलनाडु के रामनाथपुरम रामनाथ साम्राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी। तो इस तरीके से कुछ की फैक्ट याद रखने हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो सके। देखिए प्रश्नों को आज इजी रखा गया है, रीजन है उसके पीछे, चीज़ों का अभ्यास हो जाए। आज पहला एमसीक्यू है, प्रश्नों की संख्या धीरे धीरे बढ़ा दी जाएगी और लास्ट आते आते जो प्रश्न आपको 50 एमसीक्यू कराने का जो लक्ष्य रखा गया है वो लास्ट समय में कराया जाएगा।
उतना ही पढ़िए जितना चीज़ें पढ़ सके, जितनी चीज़ें आपके धीरे धीरे चीज़ों को बूस्ट करें। बहुत सी चीज़ें आप लोग को कराई जा रही है इस दौरान, तो थोड़ा सा पैनिक ना हो, चीज़ों को आसानी से समझने का प्रयास करिएगा। अब है कि पेरेग्रीन मिशन 1, यह क्या है? पेरेग्रीन मिशन 1 निम्नलिखित में से किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? तो जो आपको यह मिशन की बात कर रहा है, दिए गए राष्ट्रों में से किसका यह मिशन है, अंतरिक्ष मिशन? तो सबसे पहले ऑप्शन है इंडिया और जापान का, रसिया रूस की है, चाइना का है, या यूएसए का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यूएसए का है। देखिए यह एक चंद्र मिशन है, चंद्र मिशन है। आपको पहले अमेरिका भेज चुका था अपना अपोलो मिशन चंद्रमा पर, वहां पर लोगों को उतार भी चुका है। उसके बाद यह कितने वर्षों के बाद, 50 से अधिक वर्षों के बाद आपको क्या करता है, इस चंद्रमा पर जाने का प्रयास करता है। हालांकि ध्यान रखिएगा, तकनीकी रिसाव के कारण यह क्या हो जाता है, लैंडिंग विफल हो जाती है, लैंडिंग विफल हो जाती है। पर ध्यान रखिएगा इसके तहत कुछ चीज़ों की बात होती है, जैसे हम बात कर लेंगे इसी में कि जैसे कि आपको 50 अधिक वर्षों के चंद्रमा उतरने का प्रयास करें, तकनीकी रूप से ईंधन का रिसाव हो जाता है, नहीं जा पाता है। जो पेरिग्रीन मिशन है आपको 1 के नाम से यह जाएगा। उसके बाद नेतृत्व निजी अंतरिक्ष उद्योगों, एट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजी और पूना ईटेज लॉन्च अलायंस के द्वारा किया गया था इसका। अब यह सहयोगी मिशन था, अंतरिक्ष था। यह कार्यक्रम अपोलो के बाद पेरेग्रीन लैंडिंग चंद्रमा पर उतरने वाला पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यान में से एक होगा। तो यह उतरा नहीं, ध्यान रखिए, रुक गया, फिर बाद में चीजें आई। फिर चंद्रमा का सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4 देश है, जिसमें भारत, रूस, संयुक्त यूएसए की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, जो ये सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। फिर उसके बाद जापान भी हाल में, आपको बाद के महीनों में देखेंगे तो जापान का भी नाम याद रखिएगा, वहां पर वो सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया है। तो इस प्रकार से देखते हैं कुछ देश ही वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग तकनीक को डेवलप कर पाए हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिए 7वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या है? 3 दिवसीय 17वें प्रवासी भारतीय दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रवासी दिवस से प्रश्न पूछा जाता है। तो यह क्या है? 3 डेज जो 70 प्रवासी भारतीय दिवस है, जो कन्वेंशन है वो कहाँ पर मनाया गया, ऑर्गेनाइज कहाँ का किया गया, किस राज्य में किया गया, यह प्रश्न पूछ रहा है। उत्तर है आपको ऑप्शन के तौर पर उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा है गोवा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा इसका सही उत्तर। मध्य प्रदेश में इसको मनाया गया है। अगर हम प्रवासी दिवस की बात करें तो यह कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? गांधी जी के घर वापसी के लिए याद में मनाया जाता है, क्योंकि घर वापसी होता है, कब होता है? 1915 में, याद रखना है। उसके बाद ये चीज़ें और भी आगे बढ़ जाती हैं, वहाँ से फिर हम चीज़ों को देखते हैं आगे। यह प्रत्येक 2 वर्ष पर मनाया जाता है, 2 वर्ष पर इसे आयोजित किया जाता है प्रवासी दिवस को। तो आप 16वां कहाँ हुआ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है तो जिसमें हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका आयोजन किया गया। अब है कि इसके लिए स्मारक टिकट भी जारी किया जाए, सुरक्षित जाए, प्रशिक्षित जाए, यह एक टिकट के लोगों के तौर पर जारी किया गया। अब ध्यान रखिएगा यह क्यों किया जाता है? भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की हम बात करें तो 9 जनवरी को यह मनाया जाता है, जो 1915 में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर यह उन्हीं के याद में किया जाता है। 2003 में प्रवासी दिवस मनाने को शुरुआत हुई और 2015 से इसे संशोधित कर दिया गया और हर 2 वर्ष पर इसे पहले वार्षिक रूप से मनाया जाता था, पर प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 2015 के बाद मनाने का निर्णय लिया गया। अब विषय आधारित सम्मेलन है, प्रत्येक वर्ष अंतरिम अवधि में इसका आयोजन किया जाता है। इसका हर 2 वर्ष पर सम्मेलन होगा। इसका 2023 का सम्मेलन है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति विश्वसनीय भागीदार। तो याद रखना है डायस्पोरा रिलेबल जो पार्टनर्स ऑफ द इंडियाज प्रोसेस इन अमृत काल, यह याद रखना है। इसका थीम है, थीम हमेशा याद रखना है, थीम से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए 8वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो 2023 का 8वां संस्करण निम्नलिखित किस शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? पहला इंदौर, दूसरा सूरत, नवी मुंबई, कोलकाता। ओनली है 1, ओनली 1 और 2, ओनली 2 एंड 3, 1 2 3 4, यह याद रखना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा केवल आपको इंदौर और सूरत को दिया गया, नवी मुंबई और कोलकाता को अलग अलग क्षेत्रों में दिया गया। अगर हम बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण का बात करें तो ध्यान रखिएगा इसमें टॉप में जो था इंदौर था और जो सूरत है, दोनों एक साथ थे।
उसके बाद ध्यान रखना नवी मुंबई को याद रखना, नवी मुंबई आपको तीसरे स्थान पर था। अगर सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात करें, सर्वश्रेष्ठ राज्य जो सबसे टॉप में किया, टॉप राज्यों की बात करें तो याद रखना है पहला आपको महाराष्ट्र याद रखना है। दूसरा कौन है, दूसरा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मध्य प्रदेश याद रखना है। और तीसरा याद रखना छत्तीसगढ़। कम से कम यह याद रखना है, इसके अतिरिक्त चीज़ों को समझने का प्रयास करें। की फैक्ट के तौर पर, की पॉइंट के तौर पर हम देख सकते हैं क्या है, आपको सर्वेक्षण का विषय याद रखना है। जैसे अपशिष्ट से धन, वेस्ट टू वेल्थ की बात करते 2024 में सर्वेक्षण का विषय कम करे, पुनः उपयोग करे, रिसाइकिल करे, अर्थात 3R की बात करता है, 3R की बात करता है, जिसमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की बात करता है। इसका विषय निर्धारित कर दिया गया। अभी इसका सर्वेक्षण नहीं हुआ है, अगले साल होगा, पर इसका विषय इसी आधार पर आपको क्या होगा, इसका सर्वे कराया जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं 9वें नंबर प्रश्न पर, जिसमें बात की जा रही है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर निम्नलिखित में से किनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में किनको सम्मानित किया गया है, तो यह याद रखना। ऑप्शन में दिया गया LK अडवाणी अर्थात लाल कृष्ण अडवाणी, शशि थरूर, ऑप्शन सी सोनिया गांधी, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, शशि थरूर जी को क्या दिया गया है, यह नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर्स रिसेंटली आपको दिया गया है। यह फ्रांस का, ध्यान रखिएगा, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री को, प्रथम प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। व्यक्ति के तौर पर इनको दिया जा रहा, पर प्रथम प्रधानमंत्री ऐसे थे भारत के जिनको यह पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया जा चुका है। पर हम बात करें ये शशि थरूर जी को, यह पुरस्कार 2022 में ही दे दिया गया था, घोषणा कर दी गई थी, पर इनकी जो हाल में इनको यह पुरस्कार दिया गया क्योंकि इस दौरे पर वो जाते हैं, वहाँ इनको मिलता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो ध्यान रखिए की पॉइंट के तौर पर कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे अभी हाल ही में भारत के इंटरप्राइज संस्थापक जो हैं सुनील, आपको भारती मित्तल, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया, पहले भारतीय बन गए हैं। तो यह भी याद रखना है, ब्रिटेन के प्रथम नाइटहुड से भारत कौन है, भारतीय कौन है, तो मित्तल है, जो सुनील भारती मित्तल, जो एयरटेल भारती इंटरप्राइजेस के संस्थापक है। अब प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ द ऑनर भी पहले प्रधानमंत्री बने हैं, यह भी याद रखना है की पॉइंट के तौर पर। क्लियर है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, 10 ही प्रश्न का सीरीज लाए हैं ताकि अभ्यास आप लोग का हो जाए। आज प्रश्न इजी रखा गया था, अगले सेट में प्रश्नों को मॉडरेट किया जाएगा, इजी से टफ, टफ से फिर चीज़ें और भी मॉडरेट की जाएगी और भी उसे विषम बनाया जाएगा। चलिए 15वां ब्रिक्स जो था हुआ है शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया। देखिए बीपीएससी इस प्रकार का अमूमन प्रश्न पूछती है, जो इस साल होगा उसको ना पूछकर उसके अगले साल को पूछ सकती है, पिछले साल को पूछ सकती है और उसके अगले साल को भी पूछ सकती है। अगला साल कहाँ आयोजित होगा क्योंकि निर्धारित होता है, क्रम आपसे पूछ सकता है, तो ये सब याद रखना है। तो यह 15वां था, इस साल 16वां होगा। तो ऑप्शन के तौर पे इंडिया है। द 15 ब्रिक्स समिट वाज क्रिएट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इंडिया, साउथ अफ्रीका, रसिया, ब्राजील। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपको दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था 23 का 15वां ब्रिक्स सम्मेलन। अब याद रखना है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन वहाँ हुआ था, 16वां कहाँ होना था, 16वां ब्राजील में होना था। पर इसने क्या किया, अध्यक्षता कहते हैं यह सम्मेलन आयोजित करने से मना कर दिया। तो यह 16वां अधिवेशन कहाँ होगा, आपको रूस में होगा, पर इसकी अध्यक्षता ब्राजील के पास ही है। ध्यान रखिएगा, अध्यक्षता कौन करेगा, आपको ब्राजील ही करेगा। ऐसा इसने क्यों किया, क्योंकि यहाँ G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है ब्राजील में, तो इसने असमर्थता व्यक्त कर दी, जिसके कारण ये सब चीजें हुई हैं। पर अध्यक्षता अभी ब्राजील ही कर रहा है, इसे याद रखिएगा। क्लियर है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत अब तक याद रखिएगा 2012 में, आपको 2016 में और 2021 में आपको क्या किया, इसकी अध्यक्षता किया है। अब ब्रिक्स सम्मेलन आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित प्रश्न आपको लगातार पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई है, तो 2009 में पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, रूस के येकातेरिनबर्ग में अर्थात रूस में हुआ था। ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। पर ध्यान रखिएगा इसके प्राथमिक अल्फाबेट से बनता है, पर ब्रिक्स कॉन्सेप्ट भी आ गया। हम बात करते हैं ब्रिक्स
ब्रिक्स कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जिसमें ब्रिक्स प्लस की बात करते हैं, जिसमें 1 जनवरी 2024 को सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इथोपिया, मिस्र ब्रिक्स के नए सदस्य बन गए हैं। ये आपको अर्जेंटीना भी शामिल होने वाला था पर वो मना कर दिया, इसे याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत सी चीज़ों को आप लोगों ने सीखा होगा, समझा होगा, और हम चीज़ों को और भी धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों को शामिल करने का प्रयास करेंगे ताकि आप चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन ना हो। हमारा प्रयास यही है समाधान सीरीज के तहत कि आपको जीएस और करंट में जो भी आपने अभी तक किसी भी सोर्स से पढ़ा, उसमें वो उन चीज़ों को शामिल कर देना जो एग्जामों में, उन चीज़ों को शामिल कर देना जो एग्जाम के दौरान क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं प्रश्न के तौर पर। हम करंट की भी इसी तरह की बात करें, जिसकी जीएस की बात करें। क्लासेज आप लोग कर रहे होंगे जीएस का, कमेंट में जरूर बताइए क्लासेस कैसी लग रही है, किस प्रकार से चीज़ें आपको टू दी पॉइंट हम बात कर रहे हैं, जिसके तहत आपको वही चीज़ें बताई जा रही है जो PYQ में आ चुके हैं या आने की संभावना है आने वाले एग्जाम में। तो इन सब चीज़ों को, इस तरीके के कॉन्सेप्ट को लेकर अगर लास्ट टाइम रिवीजन कर लेते हैं लास्ट टाइम में, तो आप अधिक सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए, फिर से आपको शाम का शेड्यूल जो जीएस में है, जीएस इनसाइट के तौर पर, उस टॉपिक पर हम लोग कांग्रेस के अधिवेशन से स्थापना और अधिवेशन के संदर्भ में बात करेंगे। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।